ऑल राइट, सो अब अपन शुरू करने वाले हैं कैपेसिटर्स, है ना। कैपेसिटर्स, ये चैप्टर जो है इससे क्वेश्चंस यूजुअली आएंगे आपके सिंपल से सीरीज पैरेलल वाली चीज़ों के, बट इसमें स्टार्टिंग में कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको मैं बता देता हूँ, है ना। वैसे उनसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो कैपेसिटर होता क्या, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। तो आपके पास अगर दो चार्ज बॉडीज़ हैं सच दैट इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इसको कहा जाता है कैपेसिटर। इन दोनों के पीछे एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। उसको V जैसे लिखें तो अपन एक रिलेशन रख सकते हैं कि Q इक्वल टू सी वी, इसके अंदर जो चार्ज है या जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज डिफरेंस आ जाता है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको अपन ने कह दिया कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। ऑलराइट, अब इसका मोटिवेशन वगैरह अगर और आपको डीप में जाना हो तो आपको बुक्स वगैरह में आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको और डीपर मोटिवेशन मिल जाएगा कि ये कहाँ से आया, क्यों आया। बट अपना काम यहाँ पे अभी वो समझना नहीं है। अपना काम है जेईई मेन और जेईई एडवांस की प्रॉब्लम्स निकालने का, है ना। मैं आपको रेफरेंस से जरूर बता दूंगा, बहुत एक्साइटिंग रीडिंग होती है वो सब, तो आप बिल्कुल पढ़ेंगे उसको। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। तो दो हमारे पास कंडक्टर्स हैं जिन पे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है और उनके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है तो क्यू इक्वल टू सी वी, बस यही है, कैपेसिटेंस खत्म, है ना। अब अपन इसके एप्लीकेशंस देखते हैं ये चीज़ कहाँ से और कैसे आती है। तो अपने पास जैसे मान लो कि दो प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अब हमें पता है कि इसके बीच में जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद हो तो मैंने तुम्हें लास्ट मॉड्यूल के अंदर बताया था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थी कि इसकी वजह से सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इधर, इसकी वजह से सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इधर, टोटल इतनी हो गई। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डी आर, है ना। साइन वाइन को अगर अपन बाहर में जाने तो अपन को पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो अपन मतलब इस तरह से गिनेंगे कि वो पॉजिटिव ही है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। सो इनके बीच के डिस्टेंस अगर तुम मान लो d है और इस प्लेट का एरिया मान लो कि a है ना। ये प्लेट स्क्वायर प्लेट्स हैं दो, है ना, ऐसी दो स्क्वायर प्लेट्स हैं, समझ रहे हो। उनके बीच में डिस्टेंस d है, एरिया a, सेपरेशन बहुत छोटा मानते हैं और एरिया इनका बहुत लार्ज मानते हैं। हमने इन दोनों प्लेट्स को ऐसे रख दिया, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, मैं इतना कह रहा हूँ, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में निकाल रहा हूँ। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई डी आर बच जाएगा, ये तो ई डेल्टा आर, यानी दोनों के बीच में सेपरेशन है, इंटू ई, ये आपका वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। कितना हो जाएगा वो, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ गए सब लोग, कुछ भी नहीं किया, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू निकालना है ई डी आर वाले फॉर्मूले से। याद है, आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, है ना। तो ये अपने पास वोल्टेज आ गया। अब Q इक्वल टू होता है सी वी, है ना। तो Q कितना होगा ये, अगर सिग्मा आपकी पोटेंशियल वो है मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट जो भी है, इक्वल टू C इंटू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो C कितना आ गया अपना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो अपन ये कहेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी दो प्लेट रख रखी है। अब वो प्लेट कोई से भी शेप की हो सकती है, उसका बस एरिया A होना चाहिए, डिस्टेंस D होना चाहिए, बहुत छोटा डिस्टेंस और एरिया बड़ा। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तभी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया, जैसी ऐसी प्लेट्स हैं, उनके बीच में फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि अपन को ये फील्ड कब आती है, जब पास में प्लेट्स हो और बड़ा एरिया हो तब। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो गई। अब इस तरह के बहुत सारे और भी केसेस होते हैं, जैसे एक स्फेयर का निकालते हैं। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा फालतू उसके कोई मतलब नहीं है। जेईई के अंदर क्या होगा, कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको कोई अजीबोगरीब सी कॉन्फ़िगरेशन दे दी, उसका आपको निकालने को बोल दिया कि इसका कैपेसिटेंस निकालो। तो अपन एक केस के लिए निकालेंगे, बाकी आप पढ़ सकते हो, मैं आपको बता भी दूंगा कहाँ मिलेगा, और आप खुद ट्राई करो उसको करने का। एक और केस में बताऊँगा, सीखना है। बेसिकली ये पूरा का पूरा आपका क्या फॉर्मूला है, वी निकालना है, डिवाइड बाई क्यू कर देना है, सॉरी क्यू डिवाइड बाई सी वी करना है आपको, ये आपकी कैपेसिटेंस आ जाएगी। क्यू इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी करना है, बस यही काम है। अब क्यू आपको अज्यूम कर लेना है कुछ भी, और वी आपको निकालना है और फिर कर देना है। वी कहाँ से आएगा, ई डी आर वाले फॉर्मूले से मोस्टली। तो अपन एक देखते हैं कि अपने पास अगर एक स्फेयर है, अंदर एक स्फेयर है, इस पर मान लो माइनस क्यू चार्ज है और बाहर क्यू चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी इसमें, अब अपन जैसे यहाँ पे एक कोई अपन मानते हैं एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल आर स्मॉल आर रेडियस का, ठीक है। ये R1 है और ये बड़ा वाला R2 है, समझ गए डायग्राम। कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। कैपेसिटेंस क्या होती है, Q अपॉन V। अब जो बच्चे बहुत ज़्यादा उलझ रहे कि भाई कैपेसिटेंस क्या आ गया, वोल्टेज क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा मत सोचो। कैपेसिटेंस जस्ट एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये जैसे आपके रेजिस्टेंस होता है, चार्ज होता है, मास होता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी है, बस उसका फॉर्मूला ये होता है। तो अपन को जब भी पूछे तो अपन को ये निकालना है। ऑलराइट, वोल्टेज क्या होता है मैंने इलेक्ट्रिसिटी में बार बार बताया, ई डी आर का लाइन इंटीग्रल, ठीक है। आप इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे ना तो आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो, क्या क्वेश्चन निकल पा रहे कि नहीं निकल पा रहे हैं। जो मुझे समझा रहे हैं डेरिवेशन, वो क्या मुझे समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, क्वांटिटी है क्या,
इस पर आप अभी ध्यान मत दो, जैसे जैसे प्रॉब्लम बनाओगे अपने आप क्लैरिटी आएगी। अगर आप पहले सारी थ्योरी समझ के फिर प्रॉब्लम पे जाओगे ना तो कबाड़ा हो जाएगा पूरा। ऑलराइट, सो क्यू चलो अपने मान लिया माइनस क्यू और क्यू। अब अपन को वोल्टेज निकालना है दोनों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अपन को ई डी आर करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन को ई इंटू डी आर करना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं कि अपन ने जैसे आर ई डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर जो आता है वो आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों, गॉस लॉ लगाओगे तो यहाँ पे ई इंटू डी एस आएगा इक्वल टू कितना, क्यू एनक्लोज। क्यू एनक्लोज कितना है, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई आपका कांस्टेंट है सब जगह, तो ई इंटू डी एस कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डिवाइड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप प्लीज़ ट्राई करके देख सकते हो, मैंने बताया भी था गॉस लॉ में कैसे कर दे सब, ये सब आपको आना चाहिए। ऑलराइट, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एक अगर आपके पास स्फेरिकल शेल है तो उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी होगी आर डिस्टेंस पर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है, आप याद कर सकते हो और ऑब्वियस भी है क्योंकि अपन इसको एनक्लोज चार्ज में माइनस क्यू है। चलो मैं कर ही देता हूँ, ई डी एस इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई कांस्टेंट है सब जगह, इस जगह पे ई अगर मान रहे हो पूरे स्फीयर पे क्योंकि सिमेट्री है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना आ गया, इतना आ गया, आंसर आ गया देखो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलो अपने पास आ गई। अब वी निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन डी आर के साथ, साइन वाइन अभी मैं भाड़ में जाने दे रहा हूँ क्योंकि हमें केवल सी की वैल्यू पॉजिटिव में निकालनी होती है। ठीक है, तो R1 से R2 जो भी साइन होगा अपन कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, के क्यूब है। अब यहाँ पे छोटा कौन सा है आपका, R1 है, तो उसको पहले लिख देंगे ताकि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। समझ रहे हो, तो इसका इंटीग्रेशन वगैरह तुम करोगे ना, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वैल्यू ये आएगी। समझ गए इतना। अब उनको क्या करना है, क्यू अपॉन वी करना है, तो क्यू अपॉन के क्यू R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये आंसर आ गया, तुम्हारी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर विद रेडियस R1 एंड R2 है। अब एक चीज़ देखो तुम ध्यान से कि अगर मैं R2 को बहुत बड़ा कर लूँ, है ना, मैं R2 को बहुत बड़ा ले जाऊँ, मतलब R1 तो छोटा सा, R2 को एकदम इन्फिनिट कर लूँ मैं, तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 यहाँ रह जाएगा और नीचे R2 माइनस R1 की वैल्यू लगभग अपन R2 लिख सकते हैं क्योंकि R1 तो बहुत छोटा रह गया, तो R2 R2 कैंसिल होके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बन जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ होती है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड स्फीयर है, मतलब कि केवल एक स्फीयर है, बाकी दूसरा स्फीयर अपन इन्फिनिटी पे मान रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे स्फीयर का मतलब क्या है कि स्फीयर है ही नहीं एक तरह से। अब कोई चीज़ अगर तुम्हें दिख ही नहीं सकती है, बहुत दूर है, तो तुम्हारे पास नहीं है वो, तो अपन कह सकते हैं कि आइसोलेटेड स्फीयर, मतलब अगर एक अकेला स्फीयर है उसका कितना होगा, वो इतना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ऑलराइट, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको बता दिया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैसे निकालते कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस देखो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, तुम बहुत ज़्यादा समझने जाओगे ना कि क्या होता है क्या नहीं तो उलझ जाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जैसे पर 11th में जो पढ़ते थे ना, तो उसमें क्या क्या पढ़ा अपन ने, हीट पढ़ी है ना, उसमें अपन ने वेव्स, चलो वेव्स भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, मैकेनिक्स पढ़ी तो उसमें ब्लॉक गिर रहे थे या ऊर्जा इधर उधर हो रही थी, हीट हो रही थी, तो वो चीज़ें अपन को समझ में आती है कि क्या होती है। अब चार्ज बताओ क्या होता है, तुमने कभी देखा है ज़िंदगी में चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट कभी देखा है ज़िंदगी में आंखों से, नहीं, तो वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। कैपेसिटेंस नाम पहली बार सुना होगा आप में से बहुत लोगों ने। सो पॉइंट ये है कि 11th क्लास की फिजिक्स जो है वो दिखती है, ब्लॉक गिरते हुए दिखते हैं, रोटेशन दिखता है ना, पानी गर्म हो रहा है तो दिखता है, लेकिन 12th में दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि लाइट आपको दिखेगी नहीं जब अपन ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में तो एटम में चले जाते हैं, वो तो समझ में भी नहीं आता क्या होता है ना, और इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी दिखती नहीं है, तो यहाँ पे दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो, फॉर्मूले बता रहा हूँ याद करो, कैसे क्वेश्चन लगा रहा हूँ ये याद करो, प्रैक्टिस करो, थ्योरी अपने आप धीरे धीरे क्लियर होगी। ठीक है, 11th जैसा नहीं कि पहले थ्योरी समझ के फिर प्रॉब्लम की। और राइट, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस रहेगा तो आप ध्यान रखें। तो चलो यार अपन बात करते हैं अब आगे कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, और कुछ टॉपिक बचा है क्या बीच में बताना? आई डोंट थिंक सो। हाँ, एक चीज़ तुम्हें मुझे और बता देनी है कि एक और मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा कि यार एक सिलेंडर जो है उसका तुम निकाल के बताओ। एक सिलेंडर है L लेंथ का, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, 2 हॉलो सिलेंडर है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R1 है, इनके बीच में अपन ने यहाँ पे माइनस क्यू और क्यू चार्ज रख रखा है, तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ, समझ रहे हो, इस सिलेंडर के बीच में, उसका तुम निकालो कैपेसिटेंस। यहाँ पे वापस से अपन गॉसियन डायग्राम बनाएंगे, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, आंसर लेके आएंगे। ठीक है, ये चीज़ का सॉल्यूशन HC वर्मा में दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो, बट मैं चाहता हूँ एक बार खुद अटेम्प्ट करो। ऑलराइट, मैं इसका आपको आंसर भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप HC वर्मा खोल के देखो, है ना, वहाँ पे खोल के देखो क्या लिखा हुआ है ताकि तुम उस चीज़ को पढ़ो। सो
अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कुछ आगे हम क्या नोटेशन फॉलो करेंगे उसके बारे में। अब आगे से अपन क्या करेंगे कि अपन कैपेसिटर्स जो है उनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसमें एक जो हायर पोटेंशियल पे है उसको हम बोलेंगे प्लस, उसको बोलेंगे माइनस। तो जैसे ये बैटरी से कनेक्टेड है, अब बैटरी में क्या फ़र्क होता है, बैटरी के अंदर एक बड़ा डंडा होता है, एक छोटा डंडा होता है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी। तो इसका सिंबल होता है V और ये होता है आपका C। ऑलराइट, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आगे हम यही यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। तो इसमें जो आपका पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है ना, यानी लंबे डंडे से, उसको पॉजिटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। इसको लेके हम बात करने वाले हैं। तो जैसे आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ, जेई के अंदर कैपेसिटेंस निकालने के फॉर्मूले जो क्वेश्चन हमने बताया ना, वो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, कभी कभार आ जाता है। मेन क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ उससे आते हैं। तो उसमें अपन ये सब भूल जाते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी भी कुछ होता था। हम केवल ये याद रखते हैं कि यार हमको एक कैपेसिटर दे रखा है और उसको अपन को सर्किट में सॉल्विंग करनी है। इतना क्या आप समझ गए? ऑलराइट। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करते हैं। तो जैसा कि आपने 9-10 में पढ़ा होगा, आप रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, कैपेसिटर्स भी कंबाइन हो जाते हैं। तो आपको कभी सर्किट में इस तरह का कुछ बना के दे रखा है, जैसे इसको कहा जाता है सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो अब ये जैसे C1 है, ये C2 है, ये C3 इसकी कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हो जाती है आपकी 1/C1 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका ये मतलब है कि अगर अपन को इस सर्किट को एक इक्विवेलेंट वे में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग ओनली वन कैपेसिटर, तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसका केवल और केवल ये मतलब होता है। क्या इतना समझ गए? और उस कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी होगी? इतनी, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऑलराइट, ये चलो हो गया अपना काम बराबर। अब ये आया कैसे, देखो। फॉर एग्जाम्पल, इस बैटरी की वजह से टोटल इस कैपेसिटेंस में अपने पास जैसे Q चार्ज निकला, तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस Q चार्ज होगा। अब यहाँ पे तुम देखो कि ये जो सिस्टम है ना, ये प्लेट और ये प्लेट, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, हवा में लटक रहे हैं ये दोनों, इनमें कहीं से चार्ज आएगा नहीं इधर उधर से। तो यानी इस पूरी चीज़ के अंदर सम जीरो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी प्लस Q होगा और यहाँ पे अगर प्लस Q तो यहाँ माइनस Q होगा। वापस से इन दोनों को अगर कंसिडर करोगे तो इन दोनों के अंदर और कोई चार्ज देने वाला दाता है नहीं, हवा से इधर उधर हो रहा है। तो यानी इसमें अगर माइनस Q तो इसमें प्लस Q है। अब ये बात जिस बच्चे को समझ में नहीं आई, ये बात मान लो कि ऐसा होता है कि यार अगर आपके पास जैसे दो प्लेट्स हैं जो एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रही है, मतलब इनके बीच में कोई बैटरी वगैरह नहीं है, कोई नया कैपेसिटर नहीं है, इनके बीच में हम कह सकते हैं कि माइनस Q और प्लस Q चार्ज होगा ही होगा। इस तरह से अपने चार्जेस निकाल लिए, ठीक है मेरे भाई। अब अपन देखते हैं कुछ बातें। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे कि इसके अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा आपका, V1 इक्वल टू Q इक्वल टू C1 V1, Q इक्वल टू C2 V2 और Q इक्वल टू C3 V3। क्या इतना समझ गए सभी लोग? हमने बस Q इक्वल टू CV तीनों पे लगा दिया। ऑलराइट, अब हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो ड्रॉप होता है वो अगर अपन ऐसे काउंट करेंगे तो जीरो होना चाहिए। अब ये चीज़ क्यों होती है वैसे तो मैं आगे समझ में आ जाएगी, बट मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में जीरो है, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, उनको ऐड करेंगे तो वो जीरो आना चाहिए। ऑलराइट, मतलब V के बराबर आना चाहिए। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसका असली डेरिवेशन आपको इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में मिलेगा जो आगे है, लेकिन इसका अपन रफ प्रूफ एक ऐसा देख सकते हैं कि यार तुम्हारी बैटरी ने अगर कुछ पोटेंशियल एनर्जी जैसे रिलीज की है, जैसे कुछ पोटेंशियल एनर्जी रिलीज की है, Q इंटू V रिलीज की है, तो वो तीनों में ऐड करेंगे अगर तीनों की एनर्जी तो बराबर होनी चाहिए। तो Q इंटू V एनर्जी जैसे रिलीज की आपकी बैटरी ने, तो वो जो बाकी इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगी। उसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V1 प्लस Q इंटू V2 प्लस Q इंटू V3। अब आप एक बात बताओ मेरे भाई, एनर्जी कंजर्वेशन का नाम सुना है जिंदगी में? एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है कि एनर्जी जो पहले थी या जो जितनी निकली थी उतनी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो यहाँ पे QV एनर्जी अगर निकली थी तो QV1 इसमें चली गई, QV2 इसमें चली गई, QV3 इसमें चली गई, तो Q काटोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से अपन कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो अब अपन इस चीज़ को डालते हैं इसमें, इनको इस इक्वेशन में डाल दो तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू V1 कितना है, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, ठीक है। ये V1 डाला है, V2 डाला, V3 डाला। अब V कितना है आपका, Q नेट अपॉन C इक्विवेलेंट, है ना। अगर अपन को एक ही कैपेसिटर चाहिए था उसको C मान लिया,
तो ये हो जाएगा, तो क्यू 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 कटा तो क्या आ जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c 1/c 2 1/c3। समझ गए क्या इतना? ठीक है, सिंपल था कि नहीं था? आप एक बार प्लीज़ इस प्रूफ पे वापस से जाइए। हमने कुछ भी नहीं यूज़ किया, हमने बस एक एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ की है। दूसरा हमने इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के अक्रॉस लिखा फॉर्मूला कि क्या होता है आपकी Q, ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ C1 C और C1 V1 CI VI, ऑलराइट। एक दो और बातें कि एक चीज़ हमने और ये सीखी कि अगर आपके पास दो आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, उनके अक्रॉस जो करंट समय वो 0 होता है, तो यहाँ पे अगर प्लस Q है तो या माइनस Q है, ये रिजल्ट आगे काम आएगा तो अपन देखेंगे। अब जैसे तुम्हारे पास 3 प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं ऐसे, तो हम क्या बोलते हैं, और यहाँ पे जैसे ये होता, ऐसा कुछ होता, तो अपन इन तीनों का बोल सकते हैं कि जो करंट सम होगा वो 0 होगा, सॉरी जो चार्ज सम है 0 होगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। अब अपन एक और तरह के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपके पास बैटरी एक है जैसे V, इसके अक्रॉस जैसे 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ये मैंने इतना टेढ़ा डायग्राम क्यों बना दिया एनीवे, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ऑलराइट। अब देखो मेरे भाई कि यहाँ पे आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में, वो हर जगह V है, ऑलराइट। अब ये क्यों है ये आपको अगले चैप्टर में मैं समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में, बट पोटेंशियल डिफरेंस ये बता रहा होता है कि दो पॉइंट जो है ना उनके बीच में कितनी आपकी वोल्टेज डिफरेंस है, ऑलराइट। अब आप एक बात बताओ कि यार वोल्टेज डिफरेंस जो है, अब यहाँ पे देखो जब इस तरह की कनेक्शन होती है ना एक वायर की ऐसी सिंपल कनेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यानी कि यहाँ पे अगर तुम 0 वोल्ट मानते हो, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, क्योंकि एक तार से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे होगा क्या? नहीं, क्योंकि इनके बीच में कैपेसिटर आ रहा है। अगर वायर होता है तो ही अपन उनको सेम पोटेंशियल लेवल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर 0 है और ये बैटरी क्या बता रही है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में V का पोटेंशियल डिफरेंस है और जो बड़ा डंडा है उस तरफ जाता है। तो यहाँ पे अगर 0 तो यहाँ कितना होगा 0 + V, तभी दोनों के बीच में डिफरेंस V आएगा। अब यहाँ पे देखो सिंपल तार कनेक्टेड है तो V V V, क्या इतना समझ गए सभी लोग? अब यहाँ पे बताओ कितना चार्ज निकला, Q1 = C3V, यहाँ कितना चार्ज निकला, Q2 = C2V, यहाँ कितना चार्ज निकला, Q1 = C1V। अब मेरे भाई एक बात बताओ कि नेट चार्ज कितना निकला होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में तुम्हें याद होता है NCERT से पढ़ने को बोला था कि नहीं बोला था? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा बहुत लोगों ने, अभी बता देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि नेट चार्ज जो क्रिएट हुआ है ना किसी सिस्टम में वो कंजर्व्ड रहता है। अगर कहीं चार्ज बना है तो कहीं चार्ज घटा भी होगा। नेट चार्ज ऑफ द वर्ल्ड इज कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे प्लस Q चार्ज अगर निकले हैं, ऑलराइट, तो इन तीनों का जो सम है, मतलब इन तीनों में अगर Q1 Q2 Q3 जैसे अगर चार्ज गया है, इसका ये मतलब है कहीं से वो आया होगा। अब आया कहाँ से? बैटरी से आया। नहीं, बैटरी से जो टोटल चार्ज निकला है वो Q1 + Q2 + Q3 होना चाहिए, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अपन क्या बोलेंगे, Q = Q1 + Q2 + Q3। अब ये मान लो कि यार अपनी नेट कैपेसिटेंस C थी इक्विवेलेंट, तो CV = C3V + C2V + C1V। इससे क्या आ गया, C = C1 + C2 + C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप अगर एक सर्किट से रिप्रेजेंट करना चाहो तो उसको अपन ऐसे कर सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई है ना? अब अपन देख लेते हैं एक बार फाइनली सब चीज़। और अगर आपके पास n कैपेसिटर्स एकदम सीरीज में लगे हुए हैं, हम बोलेंगे कि 1/C इक्विवेलेंट = समेशन ऑफ ऑल ऑफ देम का इनवर्स, I की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। C1/C1 + 1/C2 से लेके 1/Cn। क्या समझ गए? ये आपका सीरीज में लगता है फॉर्मूला। पैरेलल अगर है तो क्या लगता है, C इक्विवेलेंट = समेशन फ्रॉम I = 1 to n C of I, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रजिस्टर के केस में उल्टा होता है, रजिस्टर के केस में पैरेलल में ये फॉर्मूला लगता है, सीरीज में ये लगता है, ठीक है। तो अपन चलो वो अगले चैप्टर में देखेंगे, वो तुमने 9th में पढ़ा होगा। तो अपन वापस से रिवाइज करते हैं अपन इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। देखते हैं क्या पढ़ा अपन ने, है ना। तो अपन ने पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस कुछ भी नहीं होती है, अगर आपके पास दो चार्ज बॉडीज है इक्वली इन ऑपोजिट चार्ज, उनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होती है, तो उन दोनों के बीच के जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है उसको अपन कैपेसिटेंस कह देते हैं। तो Q = CV हो जाता है, अगले +Q और -Q है, ठीक है। इतना समझ के कंडक्टिंग बॉडीज होनी चाहिए। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखे कैपेसिटर्स। तो हमने सबसे कॉमन देखा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए ε0 A/d, ऑलराइट। क्या इतना समझ गए?
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैपेसिटेंस होती है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इस कैपेसिटेंस का एरिया इतना है, डी इतना है, तो कुछ कैलकुलेशन करके बताओ। फिर मैंने आपको बताया कि निकालते कैसे हैं, क्या करते हैं कैपेसिटेंस के लिए, क्यू अपॉन वी कर देते हैं, क्यू अपन अज्यूम करते हैं, वी निकालते हैं जैसे अपन, और वी कहाँ से आएगा, ई इंटू डी आर, ई डॉट डी आर की इंटीग्रल से वी आएगा। इतना क्या समझते हो? उसकी एग्जाम्पल बताया मैंने, स्फेयर में भी करके बताया मैंने आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी करके बताया, ठीक है, इतना समझे अपन लोग। उसके बाद अपन ने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल में। सीरीज का फॉर्मूला भी बता दिया, पैरेलल में बता दिया, डेरिवेशन भी करके बता दिया। हमने काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स देखे, जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट्स जो हैं उनका नेट सम चार्ज जीरो होता है। अब अपन आगे देखेंगे कि बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस ऑफ चार्जेस को कैसे सॉल्व करना है कैपेसिटर्स को, और कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी, है ना। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार जाके इसको वापस से पॉज करके देखना। इसकी रीडिंग वापस से एनसीईआरटी और एचसी वर्मा में कहूँगा कि मस्ट है। एचसी वर्मा में कैपेसिटेंस और इन जनरल, एक्चुअली एचसी वर्मा पूरी ही बुक बहुत अच्छी है, बट उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा है, मतलब उसमें बहुत अच्छी थ्योरी वगैरह बता रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं, स्पेशली एग्जांपल्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।